हेलो एवरीवन, बीएलएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। आज हम अकबर के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुग़ल काल का तीसरा शासक हम बाबर और हुमायूं को पढ़ चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और इनकी माता का नाम हमीदा बेगम था, पिता का नाम हुमायूं था। आवाज़ में थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। आप ध्यान से सुनिए। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी और हुमायूं उनके पिता थे। हुमायूं जिस समय शेरशाह से हार कर इधर उधर भटक रहे थे, उसी समय उन्होंने अपनी बेगम को वीरसाल अमरकोट की जो राजा थे, वीरसाल उनके मित्र थे हुमायूं के, तो उन्होंने वहाँ पर उनको छोड़ा और वहाँ से ईरान चले गए थे। 1546 में अकबर अपने माता पिता से मिले और फिर अकबर की शिक्षा प्रारंभ हुई। तो अकबर की शिक्षा प्रारंभ होने में भी काफ़ी समय लगा था। अकबर का जो शिक्षक, हालांकि अकबर को कई शिक्षक पढ़ाने आए और बहुत ज़्यादा अकबर का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, परंतु वो ज्ञानी था और वो जानना चाहता था, लिख नहीं सकता था अकबर। अकबर का एक शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ और वो एक ईरानी विद्वान था। तो अकबर को शौक़ था ज्ञान एकत्रित करने का, इसलिए उसने अपने दरबार में, आपने सुना होगा कि उसने अपने दरबार में बहुत नवरत्नों को बुला रखा था, जो कि समय समय पर उसका मार्गदर्शन भी किया करते थे। 1551 ईस्वी में अकबर का विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक, क्योंकि अगर आपने हुमायूं पढ़ा है और मैंने जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं की मृत्यु के काफ़ी दिन, 17 दिन बाद तक लोगों को यह पता नहीं चला था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। और बैरम खान ने अकबर को 13 वर्ष की उम्र में ही शासक राजा घोषित किया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक एक ईंटों से बने सिंहासन में हुआ था और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि उसको दी गई थी। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और इसका राज्याभिषेक का विरोध भी हुआ था, परंतु 1556 से 1560 तक बैरम खान ने अकबर का संरक्षण किया, जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो प्रशासन को संभाल सके। अकबर के जीवन की अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ हैं जिनमें पानीपत की लड़ाई, दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई तो इब्राहिम लोदी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी और दूसरी लड़ाई जो है पहली लड़ाई के बाद जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और आदिल शाह के सेनापतियों के बीच हुई। इसमें अकबर की ओर से बैरम खां और आदिल शाह की ओर से हेमू ने नेतृत्व किया था। प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध से पूर्व ही हेमू आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। इस युद्ध के बारे में काफ़ी विस्तार से पता चलता है और उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अकबर ने वैसे तो बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। वो एक कुशल प्रशासक भी था और उसको अनेक युद्धों में विजय मिली, बहुत सारी विजय अकबर ने अपने समय में करी, जबकि हुमायूं ने उसको एक बहुत कम रियासत दी थी, कोई बहुत बड़ा राज्य उसको नहीं दिया था। नवंबर 1556, ये पानीपत का विस्तार हम आपको बता रहे हैं। 5 नवंबर 1556 को अफ़गान बादशाह आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ और क्योंकि हुमायूं ने दिल्ली का तख्त हेमू से पाया था, तो हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी। उसके पास 1500 हाथी थे। ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआत के युद्ध के दिन थे उसमें हेमू को सफलता मिलती जा रही थी, परंतु संयोगवश एक
तीर हेमू की आंख में लग गया और जिसके कारण हेमू हार गया। तीर जैसे ही उसके लगा वो बेहोश होकर अचेत होकर गिर गया और सेनापति के गिरते ही सेना का मनोबल भी गिर जाता है। तो सेना का मनोबल भी गिर गया और उसने फिर अकबर के सामने जब ले जाया गया तो अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तक और के बीच और अफ़गानों के बीच चलने वाला एक जो संघर्ष था वो जो कि इतने दिनों से अनिर्णित था, डिसीज़न नहीं लिया जा रहा था उसका कि अफ़गान लड़ेंगे, अफ़गान दिल्ली पर शासन करेंगे या मुग़ल, तो पूरी तरह से समाप्त हो गया क्योंकि उसके बाद अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का जो शासन था वो मुग़लों के हाथ में ही रहा। अकबर ने दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है वो है उसका हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। ये युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह आसफ खां के बीच हुआ। मेवाड़ भी एक ऐसी रियासत थी जिसने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप ने माना जाता है कि स्वयं मुकुट धारण किया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत अधिक वीरता से लड़े थे और ये भी कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा कि महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों में छिप गए और मुग़लों से छापा मार युद्ध पद्धति से युद्ध करते रहे और 57 वर्ष की अवस्था में 19 जनवरी 1957 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ जो है प्रारंभ में जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहा उसके शासन में नहीं आया, ये बातें कही जाती हैं। अकबर का तो संपूर्ण साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत हो गया था। इस साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, 15 सूबों में बटा हुआ था अकबर का साम्राज्य। काबुल, लाहौर, पंजाब जिसमें कश्मीर भी शामिल था, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार और अहमदनगर। तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि अकबर ने अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर लिया था। अकबर के यहाँ पर लंबे समय तक शासन करने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें प्रथम कारण उसका है हिंदुओं के प्रति उसका उदार व्यवहार। अकबर से पहले के जितने भी शासक हुए उन्होंने हिंदू प्रजा का इतना अधिक ध्यान नहीं रखा था। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा लगातार विद्रोह कर रही थी और अपने राजा से संतुष्ट नहीं थी। अकबर इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि यदि हिंदुस्तान पर शासन करना है तो सिर्फ मुसलमानों का शासक बनकर नहीं रहना है, बल्कि हिंदू जनता को भी जीतना है, उनकी राजभक्ति को भी प्राप्त करना है। इसलिए उसने भेदभाव की नहीं बल्कि उदारता की नीति अपनाई और सबसे प्रथम काम जो उसने किया, जो कि इसके पहले लगता था, जजिया कर, जो कि तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले हिंदू व्यक्तियों पर लगता था, उसको समाप्त किया। साथ ही अपने दरबार में हिंदुओं को, जो काबिल लोग थे, उनकी वीरता, उनकी प्रतिभा के आधार पर विभिन्न लोगों को अनुशासित पदों पर नियुक्त भी किया। इसी के कारण अकबर को राजपूतों का समर्थन भी मिला और इसी कारण अकबर ने काबुल से बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद उसने धार्मिक डिफरेंसेस जो थे, संतुलन जो था, उसको कम करने के लिए हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नया मत चलाने का भी प्रयास किया अपने जीवन काल में। 1582 में उसने दीन इलाही धर्म की उद्घोषणा करी, जिसमें हिंदू धर्मशास्त्रों की भी बातें थीं, बाइबल के सिद्धांतों का भी समन्वय था, कुरान के सिद्धांतों का भी समन्वय था, यानी कि वो धर्म सहिष्णु था और उसने अपने धर्म को दूसरों पर लादने का प्रयास भी नहीं किया। कुछ वायुदेववाद का पुट उसके दीन इलाही में था, लेकिन इसका कारण धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करना था। तो भारत में जो भी धार्मिक भेदभाव से पीड़ित था उस समय ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता थी। हालांकि बहुत कम लोगों ने दीन इलाही को अपनाया और अकबर की मृत्यु के बाद ये धर्म विलुप्त भी हो गया और सबसे पहला शासक राजा जो था वो अकबर और उसका बीरबल, जिसने कि दीन इलाही को अपनाया था। इन सब चीज़ों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अकबर एक महान और कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने प्रारंभ में तुर्क और अमीरों के साथ स्वार्थपूर्ण अनुभवों को महसूस किया था। उसे लगा था कि तुर्क सरदारों में धारणा कर गई है कि मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए मात्र और मात्र वही एक मात्र स्तंभ है, आधार स्तंभ है। इसीलिए उसने बहुसंख्यक हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी
मुगल काल की नींव को सुदृढ़ करने के लिए राजपूतों का प्रयोग किया। ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए उसने राजपूत नीति अपनाई, जो कि उसकी प्रतिभा और दूरदर्शिता का, कुशल कूटनीतिज्ञता का बहुत अधिक परिचायक थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अकबर की राजपूत नीति का उदाहरण दीजिए। पूरी नीति के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कैसे उसने क्रियान्वयन किया। सबसे पहले उसने आमेर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। आमेर के जो कछवाहा राजपूतों का राज्य था, अकबर ने भारमल, राजा भारमल से जो है वो दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि आमेर जो है पहले से ही गृह युद्ध से परेशान था। तो जो वहाँ का भतीजा था, भारमल का भतीजा सूजा, वो मेवाड़ के सूबेदार मोहम्मद शफरुद्दीन की मदद से आमेर का शासक बनना चाहता था, और मारवाड़ से भी उसका अच्छा संबंध भारमल का नहीं था। इसलिए अपने राज्य को बचाने के लिए लोगों से उसने मुगलों की सहायता मांगी, और मुगलों सैनिकों से सहायता प्राप्त करके वो अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था। तो 1562 में अकबर ने अजमेर की यात्रा करी। वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पे गया, और भारमल ने इस अवसर का जो लाभ है वो उठाया और अकबर से भेंट करी। साथ ही उसने अपनी पुत्री हरकाबाई, कहीं कहीं पर जोधा, लेकिन हरकाबाई का विवाह प्रस्ताव रखा उसके सामने, जिसको अकबर ने स्वीकार कर लिया, और मुगल सेना से भारमल को 5000 का मनसब मिला, और उसके पुत्र भगवान दास और जो पौत्र मान सिंह को भी मुगल काल में ऊंचा पद मिला। आपने सुना होगा, मान सिंह जो है वो भू राजस्व और उनका कोषाध्यक्ष भी हुआ था। फिर उसने मेड़ता विजय करी। मेड़ता का शासक राय मालदेव था। मेड़ता का दुर्ग रायमल के सेनापति जयमल के नियंत्रण में था। तो उसने सबसे पहले अकबर ने शफरुद्दीन को नियंत्रित किया, और उसके बाद शफरुद्दीन के साथ युद्ध में जयमल के सैनिकों ने वीरता जरूर दिखलाई, लेकिन बाद में जयमल को भागना पड़ा। वो चित्तौड़ चला गया और मेड़ता का दुर्ग मुगलों के हाथ में आ गया। उसके बाद गोंडवाना विजय करी अकबर ने। आधुनिक जबलपुर के पास का जो क्षेत्र है, पहाड़ों और जंगलों के बीच का, उस गोंडवाना प्रदेश कहा जाता था। ये बहुत कठिन दुर्ग था। इस पर अभी तक किसी भी मुसलमान शासक ने जो है आक्रमण नहीं किया था। और वहाँ की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती 15 वर्षों से गोंडवाना का शासन संभाल रही थी। बहुत ही वीर और साहसी महिला, रानी दुर्गावती का नाम भी आपने सुना होगा, अगर कभी 6, 7, 8 में भी आपने अगर हमारे पूर्वज पढ़ी होगी तो। ठीक है, गोंडवा पर आक्रमण 1564 ईस्वी में उसने आसफ खां को भेजा गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए, और दुर्गावती ने लेकिन 2 लड़ाइयाँ लड़ी और मुगल सैनिकों को अपनी वीरता का परिचय दिया। परंतु घायल हो जाने पर, जब ऐसा माना जाता है कि पराजय की संभावना देखकर उसने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद गोंडवाना पर विजय हो गई मुगलों की। अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा शक नहीं है कि अकबर बहुत साम्राज्यवादी शासक था। वो बड़े बड़े राज्यों को अपने अधिकार में करना चाहता था, और इसका जो विस्तार है, साम्राज्य विस्तार, वो केवल तुर्कों के हाथों में नहीं था। भारतवर्ष में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, और हिंदुओं में राजपूतों के पास बहुत अधिक वीरता और साहस पाया जाता था। इसलिए वो जानता था कि मुगलों के विकास के रास्ते में जो एक कारण होगा वो होगा राजपूत। अगर वो उनसे संधि न करके, उनसे कूटनीतिज्ञता से सहयोग न करके अगर वो उनसे सीधे लड़ा तो उसकी विजय नहीं हो पाएगी। तो उसने ये सोचा भी कि राजपूतों का सहयोग अभिशाप बन सकता है, जबकि उनका सहयोग वरदान। और इसीलिए उसने राजपूतों के साथ जो सहिष्णुता की नीति अपनाई, वो जो है वो उसको साम्राज्यवादी, उसकी जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने में सक्षम हुई। तो अकबर ऐसा नहीं था कि बहुत स्वतंत्रता पसंद था, वो किसी भी राज्य की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने स्वयं अपने अंडर में सभी राज्यों को कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि वह कुशल विजेता ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी था। ठीक है, उसका उद्देश्य राजकोषों को बढ़ाना था, बादशाह के हुक्म को उसके मनसबदार
पूरा करते थे। और मनसबदारों की तीन तीन श्रेणियाँ थी, मतलब 10 से लेकर 5,000 तक के मनसब होते थे और इनको नगद वेतन दिया जाता था। आगे हम सारे इसके जो पद हैं और जो जो अकबर ने अपने राज्य में महत्वपूर्ण कार्य किए शासनकाल में, वो बताएंगे। ये आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसके आगे बहुत सारा अभी अकबर के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो आज हम केवल अकबर की राजपूत नीति को समाप्त करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। अकबर का जन्म हमने पढ़ लिया, उसके 3 प्रमुख युद्ध पढ़ लिए, हल्दीघाटी और पानीपत, और उसकी राजपूत नीति की समीक्षा कर ली। इसके आगे अकबर के बारे में ही हम पढ़ेंगे।